सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू स्कोर 450 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 500 इन जेके बॉस क्लास 10th। तो ये वीडियो आज की वीडियो क्लास 10th के लिए है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने 10th में कितना स्कोर किया था। खुद मैं 12th का स्टूडेंट्स हूँ और इस चैनल पर मैं व्लॉगिंग करता हूँ। और अगर 12th का स्टूडेंट्स देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले साल मैं नीट देने वाला हूँ, तो जर्नी साथ में स्टार्ट करेंगे। 11th का है तो उनके लिए मैं अगले साल या इस साल भी थोड़ा थोड़ा मतलब बता देता हूँ कि कैसे अप्रोच करना है, कैसे मतलब 11th में किस तरह चलना है, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, क्या होगा, ये बताने वाला हूँ। और मैं आपको आज ये एक्सप्लेन करके दूंगा कि हमको 10th मतलब ये 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो 2 महीने बचे हैं तो इनमें आपको कैसे पढ़ना है और क्या करना है। के मैं 3 वीडियोस बनाऊंगा जो आगे भी मैं आपको बताऊंगा। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 450 प्लस आउट ऑफ 500 इन जेके बॉस क्लास 10th कैसे लाए। जेके बॉस क्लास 10th में 450 प्लस लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और इस वीडियो को आप ज़रूर देखना और एंड तक देखना, तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद मैं एक पीडीएफ भी भेज दूंगा, उसमें ये प्लानर अच्छे से बनाया गया होगा। ये मैं आपको 2 मंथ का रोड मैप भी बता दूंगा अक्टूबर तक। मतलब आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, डेली कितने आवर्स तक पढ़ना है। और इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में लाऊंगा। ये होगा फेज़ मतलब फेज़ वाला 2 मंथ का रोड मैप, और दूसरा मैं डेली स्टडी प्लान बताऊंगा, और तीसरा मैं सब्जेक्ट वाइज, नहीं 3 वीडियो बनेगी और तीसरा सब्जेक्ट वाइज होगा। तो पहले इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मतलब 450 प्लस कैसे स्कोर करेंगे जेके बॉस क्लास 10 में। अगर आपने ये रोड मैप फॉलो कर लिया तो 450 नहीं 500 भी आ सकते हैं, और 450 प्लस अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो बने रहिए मेरे साथ, एंड तक ज़रूर देखना। और एंड में मैं अपने मार्क्स भी बताऊंगा, मैंने क्लास 10th में कितने मार्क्स स्कोर किए थे। तो पहले हम 2 मंथ्स को डिवाइड करते हैं, मतलब 2 मंथ्स का रोड मैप बनाते हैं। देखो, टू रोड मैप। तो ये हम मतलब रोड मैप होगा 2 मंथ का, 2 मंथ्स। इसमें होगा फेज़ 1। फेज़ 1 होगा डे, इसमें डेज आएंगे 1 से 20, 1 से 20 दिन तक आपको कंप्लीट करना है सिलेबस। अब आप बोलोगे 20 दिन में कैसे होगा? मैं नहीं, पूरा सिलेबस नहीं कह रहा कंप्लीट करने को। इसमें जो आपके रिमेनिंग चैप्टर्स होंगे वो फिनिश करने हैं। तो इसका हम इसमें आपको क्या करना है? फिनिश ऑल रिमेनिंग चैप्टर्स। तो आपने चैप्टर्स फिनिश कर दिए, तो इसके बाद आपको क्या करना है? एनसीईआरटी पढ़नी है, वो भी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। अब आप बोलोगे कि हमको तो पढ़ने का टाइम नहीं है, तो एनसीईआरटी रिवाइज़, एनसीईआरटी पे लाइन बाय लाइन कैसे पढ़नी है? ये भी मैं आपको सारी एनसीईआरटी नहीं कह रहा, सिर्फ़ बायो की कह रहा हूँ, और उसमें भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसकी एनसीईआरटी। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको समझ आ गया होगा अब तक क्या कह रहा हूँ मैं। इसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्योंकि टाइम अब कम बचा है, तो उतने डिटेल्ड शॉर्ट नोट्स नहीं, बिल्कुल प्रिसाइज़ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको उसका तरीका बताऊँ कैसे बनाते हैं शॉर्ट नोट्स, तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। ये हो गई तीसरी बात। और चौथी बात क्या है? आपको टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व करने हैं। मैथ में तो करने ही करनी है, और बायो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बुक क्वेश्चंस वो भी इम्पोर्टेंट, जो आपको लगे कि एग्जाम में आ सकते हैं। इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो एग्जाम से पहले होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं है। तो ये मतलब टेक्स्ट बुक क्वेश्चन किस किस बुक में आपको पढ़ने हैं? पहली बात फिजिक्स में, दूसरी बात बायो के,
इम्पोर्टेंट जो मैं बताता हूँ। केमिस्ट्री में तो मतलब नोट्स से ही आता है, जो भी आता है। टेक्स्ट बुक से भी कोई-कोई क्वेश्चन आ जाता है, अगर आप चाहो तो नज़र दे सकते हैं। अभी टाइम नहीं है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इन दोनों के ज़रूर पढ़ना है। मैथ्स में तो होते ही है, पढ़नी ही होती है, वो एक्सरसाइज़ ही एग्ज़ाम में आ सकती है। हो गया। और पा 5वीं बात ये है कि आपको मतलब जो डाउट्स होते हैं ना कभी-कभार कि मतलब लेक्चर में कुछ समझ ही नहीं आया, तो यूट्यूब पर जाओ, वो डाउट जल्दी क्लियर करो, क्योंकि वो बाद में भूल जाते हैं और उससे अगर क्वेश्चन आए तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो आपको इमीडिएटली डाउट क्लियर करना है अपना। तो ये आप यूट्यूब से कर सकते हैं, वाईटी से। ये हो गया फेज़ 1 का डे 1 टू 20। क्या करना है आपको? फिनिश ऑल रिमेनिंग चैप्टर्स, ठीक है? एनसीईआरटी लाइन वाइज़ वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, ये भी ठीक है। मेक शॉर्ट नोट्स, ये आपको बनाने हैं, वो भी अगर आप चाहते तो मैं बताता हूँ किसमें, फिज़िक्स में बनाने हैं, वो भी फ़ॉर्मूला के साथ। फिज़िक्स, हाँ, फिज़िक्स में बनाते हैं। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, मैथ्स में ज़रूर बनाना। वो फ़ॉर्मूला शीट उसको कहते हैं, मैथ्स की फ़ॉर्मूला शीट चैप्टर वाइज़। तो हाँ, इन दोनों के ज़रूर बनाना। बाकी अगर बायो में चाहते हैं तो बना लें, अभी टाइम नहीं है तो उसमें टाइम लग सकता है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ बनाने को। तो ये हो गया मतलब फ़ेज़ 1। अब मैं आपको मतलब फ़ेज़ 2 में लेके चलता हूँ। यहाँ तक यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया है, इसके आगे मैंने पहले से ही लिख लिया, क्योंकि मुझे लगा कि फिर टाइम ज़्यादा कंज़्यूम हो जाएगा और वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। आपको यहाँ पर मैं रोड मैप बताने आया हूँ या सारा टाइम यही लगाने आया हूँ। इसीलिए तो मैंने सोचा कि मैं पहले लिख ही लेता हूँ, फिर एक्सप्लेन करूँगा कैसे करना क्या है। तो अब आपको पता है फ़ेज़ 2 जो है इसमें डेज़ 21 टू 40 डेज़ हो गए, ठीक है? इसमें आपको रिविज़न्स करने हैं, फर्स्ट रिविज़न जो है देखो, रिवाइज़ एवरी सब्जेक्ट, हर किसी सब्जेक्ट को आपने रिवाइज़ करना है। ये नहीं कि आज मैं पहले 10 दिन तक एक ही सब्जेक्ट पढ़ूँगा, फिर दूसरा उठाऊँगा, फिर तीसरा उठाऊँगा। मैंने भी यही गलती की थी, मगर फिर बाद में मेरे भाई ने मुझे बोला कि ऐसा नहीं करते, इससे स्कोर डाउन हो जाता है। तो मैंने, क्योंकि और दूसरी बात, बोर भी इंसान हो जाता है एक ही सब्जेक्ट पढ़ने से, इसलिए एवरी सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर एक दिन 2 सब्जेक्ट्स, दूसरे दिन फिर 2 सब्जेक्ट्स, ऐसे-ऐसे करके चलना है। और सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, पीवाईक्यू ज़रूर, क्वेश्चन्स भी करने हैं और क्वेश्चन पेपर्स भी सॉल्व करने हैं, ठीक है? ये होगी दूसरी बात। पीवाईक्यूज़ आपको मतलब आपको किसी बुक सेलर के पास जाना है, उसको बोलना है प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड बुक देना क्लास 10th की, तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा। प्रैक्टिस मैथ डेली, आपको मैथ्स में जो है कि अगर आपने प्रैक्टिस डेली नहीं की तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। मैं मेडिकल प्लस मैथ का स्टूडेंट हूँ और करंटली 12th में पढ़ता हूँ, और मुझे अच्छे से पता है कि मैथ्स में क्या होता है स्टूडेंट के साथ। हम मतलब अगर हम सोचते हैं कि चल आज नहीं कल प्रैक्टिस कर देता हूँ, तो इससे हम पहले हम फार्मूलाज भूल भूल जाते हैं। दूसरी बात, टीचर से तो समझ आता है, मगर खुद जब करते हैं तो कुछ आता ही नहीं, इसलिए डेली जितना काम मिले उतना काम किया करो। तो मैथ की प्रैक्टिस डेली। अब आप बोलोगे कहाँ से करें? तो ज़्यादा नहीं, जेके बॉस के लिए एक्सरसाइज़ काफ़ी है। अगर एग्ज़ाम्पल भी की कोई-कोई, तो वो मोर देन इनफ है। तो हो गया एक्सरसाइज़। मैथ्स की एक्सरसाइज़ करनी है तो काफ़ी है, और एग्ज़ाम्पल्स तो मोर देन इनफ। और आपको मेमोराइज़ इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला करने हैं। आपको पीवाईक्यू मैंने बोला ना, वो जब आप लाओगे तो उसके बाद उसमें से आप देखो कि किस फ़ॉर्मूला से ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं। तो वो वही फ़ॉर्मूला इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो आपको वो इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूलाज़ और डेफिनिशंस, क्योंकि क्लास 10th में थोड़ी-थोड़ी डेफिनिशंस पूछी जाती है, और इम्पोर्टेंट डेफिनिशंस आपको याद करनी है, मेमोराइज़ करनी है। ये ज़रूर करना है, क्योंकि फ़ॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होगा तो क्वेश्चन ही नहीं, ना फिज़िक्स में न्यूमेरिकल 1-2 आते हैं, वो भी नहीं आएँगे, और आपको पता ही है मैथ्स में तो बिल्कुल कुछ नहीं बनेगा फिर। तो इसलिए फ़ॉर्मूलाज़ और बायो में डेफिनिशंस इम्पोर्टेंट है, तो आपको पता है अब करना क्या है। और जो आपके वीक चैप्टर्स हैं, मतलब किसी का लाइट वीक होता है, किसी की इलेक्ट्रिसिटी वीक होती है फिज़िक्स में, उनको इम्प्रूव करो। अगर क्वेश्चंस बनाओ, आते नहीं फिर मतलब कांसेप्ट देखो, अगर नहीं तो वन शॉट देखो यूट्यूब पे, मतलब 1-2 बार देखो, खुद रिवाइज़ कोशिश करो, अगर समझ ना आए फिर भी थोड़ा-थोड़ा अगर समझ आए तो फिर भी रिवाइज़ करो, फार्मूला शीट बनाओ, तो ऐसे-ऐसे आप कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं वीक चैप्टर्स को। ये भी हो गया। अब हम चलते हैं फेज़ 3 पर, जो कि होगा फ़ेज़ 3 में डे व फ़ो डे 41 टू 55 है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आप प्रैक्टिस लाइक अ रियल एग्ज़ाम कर सकते हैं। मतलब जैसा रियल एग्ज़ाम होता है, वैसी प्रैक्टिस आपको सारी बुक्स बंद करनी है, सैंपल पेपर खोलना है या पीवाईक्यू बुक के पेपर जो होते हैं वो खोलने हैं और लगाना है। आपको देखना है कि
कितना आपको याद हो गया है और कितना आप भूल चुके हैं, या जो इस एग्ज़ाम में आप जिस टॉपिक से क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं, वो आपको रिवाइज़ करने हैं कॉपी से फिर से। और मैं इसमें बताऊँगा आपको करना क्या है। तो पहले आपको मतलब फुल सैंपल पेपर 2 से 3 दिन में 1 सैंपल पेपर तो सॉल्व करना ही है फुल सिलेबस का। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, टाइमर लगा के, 3 घंटे का टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना। ये नहीं कि आप 4-4 घंटों में पेपर सॉल्व करते हैं, ये नहीं चलता। तो इसलिए अगर मेरी मानो तो 2 से 45 मिनट्स तक ही, अगर मेरी मानो तो इतने यही टाइमर घर पे रखना, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा फिर एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा। लगेगा मिले मतलब मिलता सेम ही है, मगर आपको लगेगा कि हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला है। तो क्या हुआ, टाइम योरसेल्फ, ठीक है? जो आप मिस्टेक्स करते हैं, ये मैंने पहले ही बताया, मतलब वो देखना है कि मुझे गलती कहाँ पर हुई, उस टॉपिक को हाइलाइट करना या अपनी रफ पर लिखना और फिर रिवाइज़ करना और इम्प्रूव करना, ठीक है? ये भी हो गया। मतलब ये आपको कैसे, मतलब मिस्टेक्स का पता चलेगा जब आप सैंपल पेपर सॉल्व करोगे तब। तो इसके बाद होता है अपनी हैंडराइटिंग और प्रेज़ेंटेशन, मतलब पेपर कैसे लिखते हैं। अ, ऐसा-ऐसा चीज़ मतलब आपको इम्प्रूव करना है। हैंडराइटिंग मीन्स मतलब जैसे कि मैंने ही यहाँ पर ये लिखा है। अगर मैं मैसी-मैसी लिखता तो आप पहले ही ये छोड़कर चले जाते, यहाँ तक आप नहीं आते। इस जब मतलब थोड़ा-सा अच्छा साफ लिखना है, ये प्रेज़ेंटेशन का मतलब जो मैंने यहाँ पर ये मतलब नंबरिंग की है, यहाँ पर मतलब अब मुझे पता था कि जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैं टिक मार्क करूँगा। तो ये मतलब बॉक्सेस बनाए मैंने जिनमें मैं टिक मार्क कर ये हुआ प्रेज़ेंटेशन। तो इसका मतलब होता है प्रेज़ेंटेशन। तो आपको क्या करना है, मतलब अपनी प्रेज़ेंटेशन और हैंडराइटिंग इम्प्रूव करनी है। हर किसी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में अगर आप अच्छे हो, दूसरे में नहीं हो तो उससे भी मतलब स्कोर डाउन हो सकता है। मतलब आपको लर्न प्रॉपर आंसर राइटिंग, आपको अच्छी आंसर राइटिंग मतलब आनी चाहिए। मतलब आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे फिज़िक्स वाला टीचर्स के या किसी और टीचर्स के या टॉपर्स के, कोई टीचर दिखाता है। तो आपको आंसर राइटिंग मतलब आनी चाहिए। और आप जब कोई चीज़ याद करते हो तो उसमें भी आपको लिख-लिख के याद करना, मतलब फिर बाद में आप आंसर लिखोगे, खुद चेक करो कि ये बेस्ट आंसर है या इससे और इम्प्रूव हो सकता था। तो वो भी मतलब ये आपको पाँचवाँ पॉइंट भी क्या करना है, अच्छे से सीखना है। तो इसके बाद हम चलते हैं फ़ेज़ 4 पे। फ़ेज़ 4 में क्या है कि इसमें आपको फाइनल रिवीज़न करना है, ठीक है? ये होगा 56 से 60 डेज़ तक। इसके बाद कि आपके 15 दिन बचेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। ये 4 दिन है ना आपके पास, तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें रिवाइज़ ओनली शॉर्ट नोट्स। क्या करना है? जो आपने शॉर्ट नोट्स मैंने बताए थे ना फ़ेज़ 1 में जो आप बनाओगे, वो यहाँ पर आपको काम आएँगे, वो रिवाइज़ करने हैं। हो गई एक बात। उसके बाद जो मैथ्स की फ़ॉर्मूलाज़ है, मतलब मैथ्स फ़ॉर्मूलाज़ है, वो आपको याद होंगी, जब आपने याद की होंगी। उनको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मतलब फ़ॉर्मूला एक रफ़ उठाओ, वो फ़ॉर्मूलाज़ मतलब लिखो, अगर मतलब वो भी लिखो ये आई बनती कैसे है? ऐसा नहीं कि आपने रट्टा लगा के फ़ॉर्मूला याद की, वो नहीं चलता। अच्छे से आपको पता होना चाहिए फ़ॉर्मूला बनती कैसे है। तो हो गया दूसरा, फिर ही आप क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से करोगे, हर किसी में। ये फिज़िक्स के लिए भी है ये पॉइंट। तो जो साइंस के डायग्राम्स है, उनको अच्छे से देखना है, मेमोराइज़ करना है। मतलब क्योंकि डायग्राम्स से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बन सकते हैं क्या? बनते हैं। तो इसके बाद आता है जो सोशल साइंस होता है ना, हम इसको मतलब रटा लगा के तो याद कर देते हैं, मगर जो मैथ्स है, इनसे 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इनसे, लास्ट में होता है मतलब सोशल साइंस का। मैथ्स को अच्छे से रीड करना है। क्या? मतलब अच्छे से मैथ्स को रीड करना है और मतलब भूलना नहीं, मतलब जो इम्पोर्टेंट होंगे वो तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे, कौन-कौन से इम्पोर्टेंट हैं, और वो मैथ्स अच्छे से रीड करना है। इसके साथ-साथ मतलब सोशल साइंस में ये ज़रूरी होता है कि आपको डेट्स कितनी याद है। इनसे आपके एमसीक्यूज़ आते हैं, तो ये सही करने के लिए आपको ये डेट्स मेमोराइज़ करनी पड़ेंगी। इसके बाद जो पॉइंट आता है, इंग्लिश में फॉर्मेट्स को याद करो। ये नहीं कि आपने रट्टा लगा के एक स्टोरी याद की या एक लेटर याद की, उससे वहाँ वो नहीं आ सकती। उस कई बार डिफरेंट आती है, तो इसलिए आपको फॉर्मेट याद करना है, ना कि आपको एक ही लेटर आती है लिखनी, नहीं, फॉर्मेट नोट्स का, लेटर का, स्टोरी राइटिंग का, और भी कुछ आर्टिकल होता है उसका मतलब फॉर्मेट आना चाहिए। और बाकी वो ग्रामर, पंक्चुएशन वगैरह-वगैरह आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा क्या मैं क्या कह रहा था। तो हो गया ये 5वाँ भी। अब मैं आपको वो मिस्टेक्स बताऊँगा जो हम करते हैं और इससे हमारा स्कोर, मतलब अगर हमें 400 आने थे तो हमें 250 पे ला देता है। वो मिस्टेक्स कौन है? वो मतलब मैं आपको बताऊँगा। पहले आप यहाँ पर मैंने एक पॉइंट किया है कि जो ये 4 दिन है, इनमें आपको कोई नया चैप्टर शुरू नहीं करना।
क्योंकि इससे आप पैनिक हो जाओगे। अगर अगर कोई चैप्टर छूटा हुआ है तो आप वही स्टार्ट करोगे तो पैनिक हो जाओगे, क्योंकि आपको लगेगा कि इसी चैप्टर से, मगर अगर कोई चैप्टर है भी वो इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपने इम्पोर्टेंट चैप्टर छोड़ दिया तो उससे आपका स्कोर तो पता ही है आपको क्या होगा फिर। तो पहले मैं आपको वो बड़ी गलतियाँ जो हम करते हैं अपने मतलब प्रिपरेशन और एग्ज़ाम्स में वो बता देता हूँ। तो वो गलतियाँ है कि पहले हम रिविज़न के बगैर पढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी, ये नहीं करना पहली बात। दूसरी बात, हम एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं, ये भी नहीं करना। इग्नोर नहीं करना, मैंने आपको पहले ही बताया कि पढ़ो, अगर कुछ नहीं तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की ज़रूर पढ़ना। और हम क्या सोचते हैं कि अगर मैं ये बुक पढ़ूँगा, ये भी पढ़ूँगा तो कुछ अलग ही हो जाए, कुछ नहीं होता। ज़्यादा बुक्स यूज़ नहीं करनी पड़ती, यूज़िंग टू मेनी बुक्स ये भी नहीं करना है। सैंपल पेपर मैंने आपको अभी बोला कि वो सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखा है कि नॉट सॉल्विंग सैंपल पेपर्स, ये भी नहीं करना है। इनको सॉल्व ज़रूर करना है, सॉल्विंग पेपर्स को। तो और हम एक और बात करते हैं कि हम मैथ्स प्रैक्टिस को कहते हैं, आज तो हमने बेसिक्स पढ़ लिया, तो कल नहीं, अब दूसरे हफ्ते में मैं इसके एक्सरसाइज़ के क्वेश्चंस करूँगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये भी नहीं करनी है। आपको साथ-साथ चलना है, ये मिस्टेक्स तो बिल्कुल ही नहीं करने हैं। तो अब मुझे दूसरा वीडियो जो है वो मुझे बनाना है डेली स्टडी प्लान पे, जो इसी मतलब जो मैंने आपको ये 2 मंथ का रोड मैप बताया, इसी के लिए बेस्ड होगा। मतलब इसी का मतलब जब आप वो स्टडी प्लान फ़ॉलो करेंगे डेली का, तो आप ये जो रोड मैप मैंने बताया इसको सही से फ़ॉलो करेंगे फिर बाद में। तो कमिट में बताना मतलब उसके बाद तीसरी वीडियो भी आएगी कि सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रेटजी आपको किस सब्जेक्ट में कैसे चलना है। तो कुछ गोल्डन रूल्स भी मैं बताऊँगा और सक्सेस फ़ॉर्मूला भी बताऊँगा। ये वीडियो लंबा हुआ है ज़्यादा, तो नहीं तो मैं यहीं पे बता देता। तो ये रहा प्रॉपर 60 डेज़ टाइम, मतलब 60 डेज़ के लिए रोड मैप। तो मतलब अब एक ही रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना। इस पे मैं 12th का स्टूडेंट हूँ, मैं अभी कोई बड़ा नहीं हूँ, मगर मैंने 10th दिया है। हाँ, एक बात मैं अपने मार्क्स बताना भूल गया था। मेरे मार्क्स 10th में आए थे, ये थे मेरे मार्क्स 10th में। तो अ, मतलब वो भी मैंने भी, अगर आपको मैं सच बताऊँ तो सिर्फ़ 3 महीने पढ़ा था लास्ट के। स्कूल में मुझे टीचर्स कहते कि तू फेल हो जाएगा, जिस मतलब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था। लास्ट के 3 महीने में बैठा, मगर 8 टू 10 आवर्स स्टडी करता रहा, तो यहाँ तक स्कोर को जंप करवा दिया। तो मतलब अगर आपको थोड़ा-सा भी ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और अगर आप 10th के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ज़रूर करना, क्योंकि 10th के लिए मैं अच्छी-अच्छी मतलब चीज़ें लाऊँगा। क्योंकि मुझे पता है 10th में ज़रूरत क्या होता है एक स्टूडेंट को। मतलब स्टूडेंट मैं रिलेट कर पाता हूँ स्टूडेंट से। तो मतलब मैं करंट ही 10th पास करके आया हूँ, मतलब एक ही साल हुआ है बीच में। तो और जेके बस वालों के लिए तो मुझे बराबर पता है कि कौन क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप इन 2 मंथ्स में मेरे साथ कनेक्टेड रहे। मैं इस व्लॉगिंग भी करूँगा, ये चैनल थोड़ा व्लॉगिंग के रिलेटेड है, मगर मैं आपको भी ये बताता चलूँगा कि कैसे आप मतलब एग्ज़ाम में अप्रोच करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट पेपर सब कुछ लाऊँगा, जो मैंने यूज़ किया है वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। और ऐसे ही और ये भी मैं मतलब आपको अच्छे से बना के मतलब यहाँ पर स्क्रीनशॉट ऐड करूँगा, आप देख लेना। तो वाक़ई शुक्रिया और थैंक यू फॉर वॉचिंग।